देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। कौन से विभाग का कार्यक्रम है? शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। आपको सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से विभाग का कार्यक्रम है? शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। और शिक्षा विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम शुरू किया था, वो कार्यक्रम शुरू किया था 31 अक्टूबर 2015 को। 31 अक्टूबर 2015 को। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये 31 अक्टूबर के दिन हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं हम लोग? एकता दिवस। एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। एकता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 31 अक्टूबर को हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है। इनके जन्म दिवस को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर 2015 को हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर, क्योंकि इनके दिवस को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता हो तो एक लौह पुरुष के रूप में रहे, और इन्हीं के कारण से हम लोग इंटीग्रेशन यानी एकीकरण तक पहुंचे। ऐसा कहते हैं कि भारत के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में जिनका सर्वाधिक योगदान था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। इसलिए हम लोग एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए, हम लोगों ने 31 अक्टूबर 2015 को यह सोचा कि इस दिन हम लोग भारतीय एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे? 22 भाषाओं में, 22 भाषाओं में सभी स्कूलों में जो प्रार्थना स्थल होगा, प्रार्थना सभा होगी, उस प्रार्थना सभा में रोजाना 22 भाषाओं में एक एक वाक्य बोला जाएगा। शिक्षक द्वारा एक एक वाक्य बोला जाएगा, और 22 भाषाओं में, ताकि इन बालकों को सभी भाषाओं का ज्ञान हो, और सभी भाषाओं का ज्ञान हो तो भारत एक एकता के रूप में स्थापित हो जाए। इसके लिए जो हमने कार्यक्रम चलाया उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कब चलाया है? 31 अक्टूबर 2015 को। एक भारत श्रेष्ठ भारत। निपुण का सही वृहद रूप क्या है? निपुण का सही रूप क्या है? निपुण का सही रूप है नेशनल इंटरफेस। नहीं, इंटरफेस नहीं है, ध्यान रखना है ना। नेशनल इनिशिएटिव हो सकता है, नेचुरल इनिशिएटिव नहीं है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसमें हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोबेबिलिटी, नहीं है, प्रोफिशिएंसी है। इसका मतलब तीसरा सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको पता हो तो हमने जब नई शिक्षा नीति लेकर आए तो उस नई शिक्षा नीति के तहत हमने पहला ही जो अध्याय, दूसरा जो अध्याय है नई शिक्षा नीति का, उसके दूसरे अध्याय का नाम है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी। बालकों में संख्यात्मक योग्यता और बालकों में साक्षरता के मूलभूत क्रियाएं अपने को विकसित करनी है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी। इसके लिए हमने टारगेट रखा 2025 का। और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी कौन सी कक्षा तक लेकर आनी है? तो आपको पता है कक्षा स्तर 3 तक लेकर आनी है। मतलब 3 से लेकर, मैं सीधा सीधा कहूं तो 8 वर्ष के बालकों में फाउंडेशनल और लिटरेसी और न्यूमेरेसी विकसित करनी है। इसके लिए हमने FLN जो दूसरा अध्याय लिखा था, इस दूसरे अध्याय में हमने लिखा था कि इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान लाया जाएगा। और जो राष्ट्रीय स्तर पर अभियान लेकर आई गवर्नमेंट, उस अभियान का नाम क्या है? निपुण भारत मिशन। और वो लेकर आई थी 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने बच्चों में, देखिए, एक पहल कौन सी? नेशनल इनिशिएटिव, राष्ट्रीय पहल है। किसके लिए? प्रोफिशिएंसी यानी होता है दक्षता या प्रवीणता लाने के लिए। इन यानी किसमें? रीडिंग, केवल रीडिंग मतलब पढ़ने में नहीं, रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग मतलब पढ़ने के साथ समझने में भी, और न्यूमेरेसी हम कहते हैं गणितीय साक्षरता को। इसका मतलब संख्यात्मक योग्यता में भी क्या आ जानी चाहिए? उनके दक्षता आ जानी चाहिए, प्रवीणता आ जानी चाहिए। इसके लिए हमने एक अभियान चलाया जिसका नाम है निपुण भारत मिशन। और निपुण भारत मिशन का जो हमने टारगेट रखा है वो फोकस अवधि हमने रखी है 2026-27। ध्यान रहेगा। तो ये कौन सा अभियान? अपना निपुण भारत मिशन अभियान। NEP 2020 के तहत प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। हमने एक टारगेट रखा है। हमने ये टारगेट लिया कि हम लोग माध्यमिक शिक्षा, इसका मतलब है स्कूल शिक्षा, इसका मतलब है स्कूल शिक्षा में
हम लोग पूरा 100% नामांकन अनुपात लेकर आएंगे। 100% क्या लेकर आएंगे? नामांकन अनुपात। 100% नामांकन करेंगे। अब उसके बाद में वो बच्चे कितने पास कर पाते हैं या कितने ड्रॉप आउट होते हैं, कितने फेल होते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन कम से कम हम लोग नामांकन कितना पहुंचाएंगे? 100% पहुंचाएंगे स्कूल एजुकेशन में। ये जो 100% नामांकन का हमने टारगेट रखा है ना, इसके लिए हमने कौन सी तारीख फिक्स की है, कौन सी सन फिक्स की है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए हमने 2030 फिक्स किए कि 2030 तक स्कूल एजुकेशन में हम लोग कितना नामांकन लेकर आएंगे? 100% लेकर आएंगे। ध्यान रखना है, यही सकल नामांकन अनुपात हमने हायर एजुकेशन के लिए रखा है, उच्च शिक्षा के लिए रखा है। और उच्च शिक्षा में मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोग 50% लेकर आएंगे। और कब तक लेकर आएंगे? तो 2035 तक लाएंगे। और FLN जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी थी, इसको लिए हमने जो टारगेट रखा वो 2025 रखा है। ध्यान रह जाएगा। तो कुल मिला के अपने को पूछा है कि स्कूल वाला कितना रखा है, तो स्कूल वाला हमने कितना रखा है? 2030 रखा है। NEP 2020 के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा, नेशनल एजुकेशन 2020 के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा, अपेक्षा की गई है कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग कितने घंटों के लिए सतत व्यावसायिक विकास, मतलब सतत व्यावसायिक विकास CPD, कंटिन्यूस आपका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ये मैं बात कहूंगा सतत व्यावसायिक मतलब ये वोकेशनल नहीं हो जाएगा, ये प्रोफेशनल हो जाएगा। प्रोफेशनल क्या बन जाएगा? प्रोफेशनल। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए सतत व्यावसायिक विकास CPD कार्यक्रम के में हिस्सा ले। कितने घंटे? एक वर्ष में 20 घंटे ले, 100 घंटे ले, 50 घंटे ले या 10 घंटे ले। तो देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यावसायिक विकास पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा तो कौन सी क्लास से शुरू करेंगे? अब हम लोग कक्षा 6 से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? कक्षा 6 से शुरू करेंगे। और हम लोगों ने ये कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा कम से कम हम लोग 2030 तक 50% तक तो पहुंचे, 50% बालकों तक तो दे। इसी के साथ साथ जब तक हम शिक्षकों में ये सतत व्यावसायिक विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग बालकों में नहीं ला पाएंगे। इसलिए शिक्षकों को ये फिक्स किया गया कि प्रत्येक वर्ष में, एक वर्ष में कम से कम 50 घंटे वो क्या करें? 50 घंटे आप लोग सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण लें। इस कार्यक्रम में हिस्सा आप लोग लें। NEP 2020 किस प्रकार के आकलन पर बल देती है? NEP 2020 किस प्रकार के आकलन पर बल देती है? देखो, आकलन क्या होता है ना, आकलन असेसमेंट होता है। क्या होता है? असेसमेंट। अब किस प्रकार के आकलन पर बल देती है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ना। एक आकलन आपका होता है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन को आप लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। एक होता है आपका नियमित रचनात्मक जो आकलन होता है, रचनात्मक आकलन, उसको आप लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, दो प्रकार के आकलन की इसमें चर्चा की गई है, तो मैं हल्का सा आपको समझा देता हूं कि आकलन क्या होता है। देखिए, आकलन कई प्रकार का होता है, असेसमेंट कई प्रकार का होता है, लेकिन हमें यहाँ पर दो प्रकार को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। एक होता है अपना, जिसे हम लोग बोलते हैं योगात्मक आकलन। कौन सा आकलन? योगात्मक आकलन। और एक जो आपका आकलन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रचनात्मक आकलन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रचनात्मक आकलन। योगात्मक आकलन को हम लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। और रचनात्मक आकलन को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा, ये जो योगात्मक आकलन होता है इसको बोलते हैं किसका? सीखने का आकलन। किसका बोलते हैं? सीखने का आकलन। सीखने का आकलन। और रचनात्मक आकलन को बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। इसको हम लोग बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। देखिए, सीखने का आकलन मतलब हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग।
असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है कि हमारे बहुत सारा ये कंफ्यूजन चलता रहता है कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा कौन सा आकलन है, वार्षिक परीक्षा कौन सा। अपने को इनसे लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं इस प्रकार का आकलन जो केवल और केवल जिसका उद्देश्य हो सुधार करना, वो आकलन रचनात्मक आकलन होता है। और जिसका उद्देश्य हो उसको परिणाम प्रस्तुत करना, उस बालक का आकलन करना, मतलब उसकी उपलब्धि जांचना, इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा, योगात्मक आकलन। ऐसे नहीं समझे तो हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, किसी बावर्ची है, जैसे मान लीजिए हम लोग किचन में चाय बना रहे हैं, तो जब चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते बनाते हमने चाय उसको तैयार कर रहे हैं, उस चाय को घोट रहे हैं, चाय बनाते 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 हमने थोड़ा सा उसको टेस्ट किया कि इसमें किस चीज की कमी है। अब जो कमी होगी उस कमी को हम लोग सुधार लेंगे। चीनी की कमी होगी, उसमें चाय पत्ती की कमी रहेगी, तो उस कमी को हम लोग सुधार लेंगे, उसमें डाल देंगे और फिर उसको और बनाएंगे, हम लोग तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के बाद हमने उसको छानकर जब कप में डाल लिया और उसके बाद हम पी रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि चाय में ये कमी है या चाय ठीक बनी है। देखिए, जो जिस टाइम आप लोग चाय बना रहे थे, उस टाइम जिस समय आप आकलन कर रहे थे ना, उस आकलन को हम लोग बोलते हैं रचनात्मक आकलन, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। और जब उसके बाद में हम लोग केवल परिणाम जानने के लिए जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका मतलब यह आकलन, रचनात्मक आकलन इस प्रकार का है। इसके बाद बालक में आप लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और ये जो आकलन होता है, इस आकलन में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें केवल बालक ने क्या सीख लिया इस बात का आकलन किया जा सकता है। अब आपके उस क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस प्रकार का कोई भी परीक्षा, इस प्रकार का कोई भी आकलन जिसके अंक उस बालक के अंतिम परिणाम में जोड़े जाए, वो हमेशा योगात्मक आकलन होता है। चाहे आपका प्रथम परक हो, चाहे आपका द्वितीय परक हो, चाहे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो। लेकिन आप सोच के देखिए, इस प्रकार के कक्षा टेस्ट जिनका उद्देश्य होता है कि बालक का यह जांच कर लेना कि बालक ने कितना सीखा है और कितनी कमी रही है, जो कमी रही है उसको सुधार देते हैं, उसके अंक आपके अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते हैं, वो आपका किस प्रकार का होता है, रचनात्मक आकलन होता है। तो ध्यान रखिए, नई शिक्षा नीति यह कहती है कि बालकों में इस योगात्मक आकलन को समाप्त किया जाना चाहिए। बालकों में बालक ने क्या सीखा, वो अंतिम परिणाम में अंक में कुछ नहीं जुड़ना है। बालक का सिर्फ आकलन इसलिए करना चाहिए ताकि उस बालक में हम लोग सुधार कर सकें। हम लोग क्या कर सकें, सुधार। तो एनईपी 2020 किस प्रकार के आकलन पर बल देती है, किस प्रकार के आकलन पर बल देती है, आपकी योगात्मक पर नहीं देती है। नियमित होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, रचनात्मक। ए और बी दोनों नहीं है ना, किस प्रकार का होना चाहिए, रचनात्मक आकलन होना चाहिए। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समग्र और बहु विषयक शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम आदि की तर्ज पर किस विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, ये शिक्षा संस्थान एनआईओएस की बात कर रहा है, ये इग्नू की बात कर रहा है, ये कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया कि हमें 2040 तक सभी जो उच्च शिक्षा के संस्थान है उनको बहु विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित कर लेना है। ये बात कही गई है नई शिक्षा नीति में कि जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान है उनको 2040 तक हमें बहु विषयक शिक्षा के संस्थानों में स्थापित कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। इसका मतलब केवल एक यूनिवर्सिटी या एक संस्थान हो, वो संस्थान केवल एक क्षेत्र में ही बालकों को नॉलेज नहीं दे, एक क्षेत्र में ही बालकों को ज्ञान नहीं दे, कौशल विकसित नहीं करे, वो कई सारे क्षेत्रों में कौशल विकसित करे। तो हमें देखो आईआईएम और आईआईटी की तर्ज पर किस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब एक बनेगी बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नई नई यूनिवर्सिटियां आएगी। अब वो यूनिवर्सिटियां केवल एक क्षेत्र में काम नहीं करेगी, बहु विषयक शिक्षा, इसका मतलब अनेक प्रकार की शिक्षा और साथ में अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। फिर देखिए, शिक्षा प्रणाली 2020 को सर्वोच्च प्राथमिकता, शिक्षा प्रणाली 2020 की सबसे बड़ी प्राथमिकता है 2025 तक किस स्तर तक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान। सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को हम लोग बोलते हैं FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी। इस फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब सभी बच्चों में, सार्वभौमिक का मतलब होता है 100% बालकों में आपकी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने 2025 तक का टारगेट रखा है और ये
टारगेट जो 2025 तक का है, ये कौन सी कक्षा स्तर तक है, तो आपको ध्यान में रखना है FLN 3 से लेकर 8 के लिए रखा है। मतलब मैं कहूं तो ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए रखा है। किसके लिए रखा गया है? फाउंडेशनल स्टेज। और फाउंडेशनल स्टेज आप समझते ही है, प्री प्राइमरी पूरी 3, फिर उसके बाद क्लास 1 और 2। इसका मतलब बालक जब तक क्लास 3 तक जाए, क्लास 3 के स्तर तक आए, तब तक उस बालक में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी विकसित हो जानी चाहिए। और 100% बालकों में हो जानी चाहिए, 2025 तक हो जानी चाहिए। तो कक्षा स्तर कौन सा है? 3। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भाग 2 का संबंध है। आपको बताऊं, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 भाग है। कुल कितने भाग है? 4 भाग है। इसके पहला जो भाग है, उस पहला भाग का नाम है स्कूल शिक्षा, ये इसका पहला भाग है। दूसरा जो है उसका नाम है हायर एजुकेशन, ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग है उसका नाम है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और जो चौथा भाग है उसका नाम है क्रियान्वयन की रणनीति। मतलब पहले भाग में तो स्कूल शिक्षा से संबंधित है। स्कूल शिक्षा से संबंधित क्या है तो आपको बता देता हूं। इस नई शिक्षा नीति है, इसमें भाग कुल कितने? भाग 4 है। और अध्याय कुल कितने हैं? चैप्टर जो है, चैप्टर इसमें 27 है। कितने चैप्टर? इसमें 27 है। जो 4 भाग है ना, वो भाग कौन से हैं? क्रियान्वयन की रणनीति, स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य केंद्रीय। इनको मैंने क्रम से आपको बता ही दिया है। स्कूल शिक्षा में 1 से लेकर 8 तक अध्याय, उच्चतर शिक्षा में आपके 9 से लेकर 19 तक अध्याय है। आपके अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों में 20 से लेकर आपके 24 तक अध्याय है, और यहां पर आपके 25 से लेकर 28 तक के अध्याय है। ध्यान रह जाएगा। तो कुल मिला के हमें पूछा है कि नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भाग 2 का संबंध किससे? तो ये हो जाएगा हायर एजुकेशन से हो जाएगा, उच्च शिक्षा से हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए पहले अपने स्कूल में एक शैक्षणिक ढांचा चलता था जिसका नाम था 10+2। इस 10+2 के स्थान पर नई शिक्षा नीति में हम लोग लेकर आ गए 5+3+3+4। क्या लेकर आ गए? 5+3+3+4। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, इसमें 4 स्तर बना दिए स्कूली शिक्षा के। पहला जो स्तर है, इस पहले स्तर का नाम है फाउंडेशनल स्टेज। क्या नाम है? फाउंडेशनल स्टेज। और फाउंडेशनल स्टेज में आपको बताओ तो कौन सा बालक होगा? फाउंडेशनल स्टेज में 3 से लेकर 8 वर्ष तक का बालक पढ़ेगा, 3 से लेकर 8 तक। दूसरा जो स्टेज होगा उसका नाम हमने रखा है प्री प्रेटरी स्टेज। प्री प्रेटरी स्टेज में 8 से लेकर 11 वर्ष तक का बालक पढ़ेगा, 3 साल। उसके बाद में अगला जो स्टेज है उसका नाम हमने रखा है मिडिल स्टेज, और मिडिल स्टेज में भी 3 साल बालक पढ़ेगा, 11 से लेकर 14 वर्ष का होगा तब तक। और फिर अगला हमने रखा है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, और सेकेंडरी स्टेज में भी 14 से लेकर 18 वर्ष का बालक होगा ना, तब तक वो उसमें पढ़ेगा। फाउंडेशनल जो स्टेज है, इस फाउंडेशनल स्टेज में आपका प्री प्राइमरी पढ़ लेगा 3 साल, और क्लास 1 और क्लास 2 तक। इसका मतलब इसमें कहां से कहां तक हो जाएगा? क्लास 2 तक बालक इसमें पढ़ लेगा। उसके बाद में प्री प्रेटरी स्टेज में 3, 4 और 5वीं क्लास यहाँ पढ़ेगा। मिडिल स्टेज में आपका 6, 7 और 8वीं क्लास पढ़ेगा। सेकेंडरी स्टेज में आपका 9, 10 और 11 और 12 ये क्लासें यहाँ पर पढ़ेगा। तो हमने स्कूली शिक्षा को 3 से 18 वर्ष, बताओ 3 से लेकर 18 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया? और क्या हो जाएगा? 5+3+3+4, यह आपका सही स्टेज हो जाएगा। फिर देखिए, निष्ठा 4.0 ECC प्रशिक्षण का उद्देश्य है। निष्ठा 4.0 बच्चों के सीखने के प्रतिफलों में सुधार करना, समग्र सक्षम और समृद्ध समावेशी शैक्षिक वातावरण तैयार करना, विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र प्रमुख की शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता का संवर्धन करना। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं ना, निष्ठा 4.0 ये निष्ठा क्या है? तो ये निष्ठा एक कार्यक्रम है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये 2019 में MHRD ने शुरू किया, और इसका उद्देश्य है कि भारत के जितने भी कुल शिक्षक और शिक्षा अधिकारी है 42 लाख, उन सबको सर्वांगीण विकास करना, उन सबको प्रत्येक प्रकार का प्रशिक्षण देना। इसके तहत जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ऑफलाइन भी हो रहा है और ऑनलाइन भी हो रहा है। ऑनलाइन इसको दीक्षा ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है। अभी तक इस निष्ठा के जो ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया, इस निष्ठा के कुल 4 स्वरूप आ चुके हैं। निष्ठा के कितने स्वरूप आ चुके हैं?
4 वर्जन आ चुके हैं, मैं कहूँगा। नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, विद्यालय प्रमुखों और सभी शिक्षकों के सर्वांगीण विकास हेतु एक राष्ट्रीय पहल की गई है, 2019 की है। इसके अभी तक कितने वर्जन आ चुके हैं? इसके अभी तक 4 वर्जन आ चुके हैं। एक इसका आया था 1.0। 1.0 के तहत एलिमेंट्री एजुकेशन के जितने भी शिक्षक हैं उन सबको प्रशिक्षण दिया गया। एक आया इसका 2.0। 2.0 के तहत जितने भी सेकेंडरी एजुकेशन के शिक्षक हैं और उसके प्रमुख हैं, विद्यालय प्रमुख, उन सबको प्रशिक्षण दिया गया। एक आया 3.0। 3.0 के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, इसका मतलब है 3 से 8 वर्ष के बालकों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। और 4.0 के अंदर कर किया गया ECCE, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए हमने जो आंगनबाड़ियां स्थापित की है, उन आंगनबाड़ियों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और उन आंगनबाड़ियों को चलाने वाले, उन आंगनबाड़ियों को जो चलाने वाले मतलब प्रमुख है, चाहे जैसे पीओ है तो उसके अधीन आंगनबाड़ी चल रही है, या कोई प्राइमरी है, अपर प्राइमरी स्कूल है, उसके अधीन आंगनबाड़ी चल रही है, तो उनके जो संस्था प्रधान है, उन सभी संस्था प्रधानों के लिए कौन सा मॉड्यूल आया था? निष्ठा 4.0 आया था। हमने सवाल पूछा है 4.0 ECC प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? विद्यालय या आंगनबाड़ियों केंद्र प्रमुख की शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता का संवर्धन करने के लिए क्या है आपका? ECC है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस अध्याय में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की विस्तृत व्याख्या की गई है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस अध्याय में किसकी व्याख्या की गई है? तो आपको ध्यान रखना है, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्याख्या की गई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसको 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? भाग उसमें कितने थे? 4 थे। और इसमें अध्याय कितने थे? कुल इसके अध्याय है 27 अध्याय, 27 अध्याय है। और जो 27 अध्याय है, इन 27 अध्याय में जो नंबर 1 अध्याय है, उस नंबर 1 अध्याय का नाम रखा गया ECCE। नंबर 2 जो अध्याय है, इसका अध्याय नंबर 2 है, उसका नाम रखा गया FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी। नंबर 11 जो अध्याय है, उसका नाम रखा गया समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, अध्याय संख्या जो 20 है, उसका नाम रखा गया व्यावसायिक शिक्षा। अध्याय संख्या 20 में क्या है? व्यावसायिक शिक्षा। और अध्याय संख्या 16 भी व्यावसायिक शिक्षा के आकलन से संबंधित था। व्यावसायिक शिक्षा का आकलन से संबंधित था। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपने को पूछा गया कि ECC का संबंध कौन से में चर्चा की गई? तो अध्याय संख्या किस में की गई है? नंबर 1 में ही चर्चा कर ली गई है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना, 5+3+3 मतलब अब हमें 15 वर्ष की स्कूली शिक्षा देनी है, और स्कूली शिक्षा को 4 स्तरों में बांट दिया गया है। डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो किस आयु वर्ग के बालकों को शामिल करता है? तो देखिए, किस आयु वर्ग के बालकों को करेगा? 1 से 18, 6 से 18, 5 से 18, 3 से 18। ध्यान रखना है। देखो, पहले एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ करता था। एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक है, और एक होता है सेकेंडरी एजुकेशन। ये क्लास कौन सी क्लास से? ये 9 क्लास से 12 क्लास तक है। देखिए, इस क्लास में जो बालक होगा वो 6 से लेकर 14 वर्ष का एलिमेंट्री में होगा, और सेकेंडरी में कहाँ का होगा? सेकेंडरी में आपका हो जाएगा आपका 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया, और मिलाकर बनाया गया है स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा का संबंध हो जाएगा 1 से 12 नहीं है, प्री प्राइमरी से लेकर 12 किया गया है। और प्री प्राइमरी है 3 से लेकर 6 तक, और 12वीं है 6 से लेकर 18 तक। तो कितना बन गया ये? 3 से लेकर
18 वर्ष तक। अब इन 15 सालों में हमें स्कूली शिक्षा देनी है, तो क्या बन गया ये 3 से लेकर 18, 3 से लेकर 18। स्कूल परिसर नामक समूहन संरचना का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? देखिए आपको मैं बताता हूं, शिक्षा नीति 1986 की भारत की दूसरी शिक्षा नीति है। कौन सी शिक्षा नीति है? भारत की दूसरी शिक्षा नीति है, सफल शिक्षा नीति है। शिक्षा आयोग 1964 से 66 बेटा, ये इसके अध्यक्ष थे कोठारी साहब, दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसका नाम हुआ दौलत कोठारी आयोग। फिर नई शिक्षा नीति आपको पता है भारत की सबसे नवीनतम और तीसरी शिक्षा नीति है, और ये तीसरी शिक्षा नीति हमने 29 जुलाई 2020 को लागू की है। मुदालियर आयोग जो था, ये मुदालियर आयोग वास्तव में माध्यमिक शिक्षा आयोग था। कौन सा आयोग था? माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग कौन सा आयोग है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। देखिए स्कूल परिसर जो है ना, स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब है, स्कूल परिसर का मतलब स्कूल कॉम्प्लेक्स है। स्कूल कॉम्प्लेक्स मतलब एक 5 से 10 किलोमीटर की एक संरचना होगी। इस 5 से 10 किलोमीटर की संरचना में सभी जितने भी शिक्षा के संस्थान है, जैसे पीएस स्कूल, यूपीएस स्कूल, माध्यमिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सभी स्कूल जो होंगे उन स्कूलों का कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके गठन के लिए, इस कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। ये जो स्कूल समूहन की परिभाषा है, ये परिभाषा वास्तव में एनईपी 2020 में इसे लागू करने की बात की गई है। ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा, इस स्कूल कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें तो स्कूल कॉम्प्लेक्स को सर्वप्रथम लागू करने की बात जो सुझाव दिया था ना, वो दे दिया था शिक्षा आयोग ने। शिक्षा आयोग 1964 से 66 जो कोठारी साहब के नेतृत्व में बना था, इसने संपूर्ण शिक्षा पर सिफारिशें दी थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा में जो मुदालियर आयोग बना था, उस मुदालियर आयोग ने केवल माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इनका मिलान करना है आपको। सीबीएसई और स्थापना, संस्था और स्थापना, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईएई, एनसीटी, कौन से संस्थान है? ये किस प्रकार के संस्थान है? देखिए ये जो सीबीएसई संस्थान है ना, इसका तो मैं पूरा नाम लिख के देता हूं। ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसका काम है, दिल्ली में स्थित संस्था है, इसका काम है 10वीं 12वीं की परीक्षाएं करवाना, राष्ट्रीय स्तर की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं करवाना। ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो संस्थान है इसका काम है स्कूल शिक्षा के मामले में 12वीं क्लास तक का, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास, साथ में टीचर एजुकेशन का आपका सिलेबस तैयार करना, पाठ्यचर्या तैयार करना, आपका मूल्यांकन करवाना। इसका मतलब अकादमिक क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? अकादमिक क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी जो संस्था है, वो संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर एक है एनआईएई, यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ये राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा संस्थान है। और एक है एनसीटी, इसका संबंध है राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा संस्थान, इसका मतलब वयस्कों को शिक्षा से संबंधित जुड़े काम करना। एक है नेशनल काउंसिल
फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। ये जो संस्था है ये शिक्षक शिक्षा के मामले का सबसे बड़ा अकादमिक भी है और प्रशासनिक भी है। शिक्षक शिक्षा के मामले में सबसे बड़ा अकादमिक संस्थान भी है और आपका प्रशासनिक संस्थान भी है। मतलब शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या वगैरह बनाता है। इसके अलावा ये शिक्षक शिक्षा के जितने भी संस्थान है उनको मान्यता देने का काम, शिक्षकों के लिए योग्यता तय करने का काम, ये सारा काम कौन कर रही है? एनसीटी कर रही है। कुल मिला के इनकी हमें स्थापना पूछिए तो आपको ध्यान रखना है सीबीएसई जो था, सीबीएसई की स्थापना 1952 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को श्रीमाली समिति के सिफारिशों पर हुई थी। इसके अलावा ये एनआईए एडल्ट संस्थान है, इसकी स्थापना 1991 में हुई है। और एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स इंस्टीट्यूट है, इसकी वास्तव में स्थापना तो एनसीईआरटी के विभाग के रूप में 1973 में हो गई थी, लेकिन 1995 में इसमें स्थापना मानी जाती है जो एनसीटी के रूप में 1995 में हुई थी। तो कुल मिला के ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की स्थापना इस प्रकार से हुई। तो कौन सा सी हो जाएगा अपना? पहले में दूसरा है, इसका मतलब ये दो तो काट दिए गए, इन दो में से चलो। फिर दूसरे में चौथा है, तो दूसरे में चौथा है तो कौन सा हो गया? नंबर 2 ही हो गया अपना, ये और कट गया अपना, ध्यान रहेगा। तो ये आपके संस्थानों के बारे में पूछा गया। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन के प्रमुख घटकों में सम्मिलित है। जो एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी है, इसमें हमने 2025 तक जो कक्षा 3 के स्तर तक मतलब फाउंडेशनल स्टेज तक हमने बच्चों में साक्षरता और ये संख्या ज्ञान को विकसित करने के लिए जो लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, इसके तहत बच्चे क्या क्या सीखे। तो देखो, मौखिक भाषा का विकास होना चाहिए। कौन सी भाषा का? मौखिक भाषा का विकास होना चाहिए। डिकोडिंग करना चाहिए, कोडिंग और डिकोडिंग करना चाहिए। इसका मतलब डिकोडिंग का मतलब बच्चा उस भाषा को समझना चाहिए, जो बोले ना उस शब्द को समझना चाहिए। धारा प्रवाह पढ़ना चाहिए। धारा प्रवाह वो किताब को क्या कर ले? पढ़ ले। इसके अलावा समझ कर पढ़ ले। इसके अलावा क्या कर ले? समझ कर। इसके अलावा वो क्या कर ले? लेखन कर ले। यदि इतने सारे घटक है, ये इतने सारे घटक किसके हैं? एफएलएन के, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी के। इसका मतलब सभी घटक है ये, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी के ये सभी घटक है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का या के उद्देश्य हैं? स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं? देखो, नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव करवाना। प्री स्कूल, पहले देखते हैं हम लोग स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है। देखिए, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? ये 2022-23 में चलाया गया। किसके लिए चलाया गया? तो नव प्रवेशित बालकों हेतु। नव प्रवेशित किसमें? कक्षा 1 में। मतलब ऐसा बालक जो प्री प्राइमरी पढ़ के नहीं है, सीधा ही कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है, 6 वर्ष का हो गया, इस प्रकार के बालकों के लिए प्रथम 3 माह तक, जैसे ही एडमिशन लेते हैं पहली क्लास में 3 माह, या जिसे मैं कह सकता हूं 12 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलाया गया। 12 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलाया गया। नव प्रवेशित बालकों के लिए कक्षा 1 में प्रथम 3 माह तक यानी 12 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है? एक स्कूल रेडीनेस, इस कार्यक्रम में जितने भी बालकों को 3 माह तक इन बालकों को पढ़ाया जाएगा वो केवल खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर पढ़ाया जाएगा। कौन सी है? खेल आधारित गतिविधियां हैं। और ये जो खेल आधारित गतिविधियां हैं इन पे पढ़ाया जाएगा ताकि बालक अपने आप का जो घर का अनौपचारिक वातावरण था उससे अपने आप को कौन से वातावरण में ढाल ले? औपचारिक वातावरण में ढाल ले। इसके लिए बालकों को जो कार्यक्रम चला उसका नाम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है। तो ये नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव करने के लिए है कि नहीं है? बिल्कुल विद्यालय से जुड़ाव होगा इस प्रकार से यदि पढ़ाएंगे तो। प्री स्कूल के स्तर पर बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। भाई, प्री स्कूल के स्तर पर हम लोग बच्चों का क्या करेंगे? साथ साथ में व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करेंगे। फिर खेल के माध्यम से भयमुक्त, आनंददायी और प्रेरक वातावरण तैयार करना। बताओ, ये सभी उद्देश्य किसके हो जाएंगे? आपके सभी उद्देश्य इस स्कूल रेडीनेस के बन जाएंगे। राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत का विजन है। राष्ट्रीय मिशन है एक निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी भारत मिशन। ये है इसका, ये जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 5 जुलाई 2021 को। और इसमें 2026-27 तक हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग
जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके बालकों में हम बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को विकसित कर ले। तो इसके लिए क्या लिखा गया, निपुण भारत का विजन क्या है। देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना, विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये केवल विशेष आवश्यकता वालों के लिए नहीं है, नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव करने के लिए स्कूल रेडीनेस है, लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए विशेष बच्चों की प्रगति पर नजर, नहीं ये भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना है। एनईपी 2020 ईसीसी के लिए, एनईपी 2020 ईसीसी के लिए किस आयु वर्ग को लक्षित करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये ईसीसी का मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल एवं शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा, ये एक अवस्था है। और इस अवस्था में किस बालकों को रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें छांटना है, 0 से 3 नहीं, 6 से 14, 10 से 16, 3 से 6। सर्वाधिक अच्छा कौन सा है, 3 से 6 वर्ष के बालकों को इस ईसीसी में रखा गया है। और ये ईसीसी आपका अध्याय नंबर 1 है, नई शिक्षा नीति का चैप्टर नंबर 1 है। इसका मतलब इस पर सर्वाधिक बल दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों को सर्वांगीण प्रगति यानी सार्थक है। इसका मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा परख के माध्यम से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये नई शिक्षा नीति के एक सार्थक कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है, ये सार्थक कार्यक्रम है। और सार्थक कार्यक्रम के लिए क्या किया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रोग्रेस करनी है। इसके लिए सार्थक कार्यक्रम, तो ये उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन योजना नहीं है, उच्चतर शिक्षा के लिए, स्कूल शिक्षा के लिए, पहली बात तो ये स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन योजना का घोतक और निरूपक है। ये सार्थक जो कार्यक्रम है ना, ये सार्थक कार्यक्रम ये दिखाएगा कि स्कूल शिक्षा के तहत हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन योजना, और कार्यान्वयन योजना कैसी बनाई है और उसको हमने किस किस प्रकार से कार्यान्वित किया है। तकनीकी शिक्षा नहीं है और विधिक शिक्षा नहीं है और उच्चतर शिक्षा नहीं है, मतलब कि कौन सी शिक्षा के लिए है, उच्चतर स्कूल शिक्षा के लिए। तो उच्चतर शिक्षा के लिए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को और अध्यापकों का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है। इस प्रगति को हमने किस नाम से जाना है, सार्थक नाम से जाना है। तो सार्थक क्या हो जाएगा, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना बनाना, इसका घोतक और निरूपक हो जाएगा। फिर देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का 50% तक बढ़ाए जाने का हमने टारगेट लिया है। कौन सी में, उच्च व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर संस्थानों में ना, कब तक का हमने टारगेट लिया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने 2-3 टारगेट निर्धारित किए हैं। या 2040 तक तो हम लोग बहुविषयक, सभी जो भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं उनको बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित कर लेंगे, बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करेंगे। 2035 तक हमने ये टारगेट रखा है कि हम लोग जो हायर एजुकेशन है, इस हायर एजुकेशन में हम लोग GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% बढ़ा देंगे, 50% तक ले आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अभी हमने हायर एजुकेशन में केवल 26% बच्चे ही हायर एजुकेशन में भाग लेते हैं, बाकी स्कूल एजुकेशन के बाद अपने अलग अलग धंधे में चले जाते हैं। 2030 तक हमने रखा है स्कूल शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात है, उसको कितना कर देंगे हम लोग, 100% कर देंगे। तो इस हायर एजुकेशन के साथ में हमने केवल उच्चतर शिक्षा के सकल नामांकन में हमने व्यावसायिक शिक्षा का भी क्या रखा है, लक्ष्य रखा है, कि व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य भी रखा है। तो ये 50% तक कब तक बढ़ाएंगे हम लोग, 2035 तक बढ़ाएंगे, 2035 तक। एनईपी 2020 के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा में मिडिल स्टेज या उच्च प्राथमिक के लिए कितने वर्ष रखे गए हैं। एनईपी 2020 के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा में मिडिल स्टेज
या उच्च प्राथमिक के लिए कितने वर्ष रखे गए। तो देखिए जो हमने नीति में अब की बार शैक्षणिक ढांचे में अपनाया वो 5+3+3+4 है। इस पहली स्टेज को हमने नाम दिया फाउंडेशनल स्टेज, इसको हमने नाम दिया है प्रीपरेटरी स्टेज, इसको हमने नाम दिया है मिडिल स्टेज और इसको हमने नाम दिया है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज फाउंडेशनल स्टेज में 3 से लेकर 8 वर्ष तक का बालक पढ़ रहा है, यहाँ पर 8 से लेकर 11 वर्ष तक का बालक पढ़ रहा है, यहाँ पर अपना 11 से लेकर 14 वर्ष तक का बालक पढ़ रहा है, यहाँ पर अपना 14 से लेकर 18 वर्ष तक का बालक पढ़ रहा है। फाउंडेशनल स्टेज में प्री प्राइमरी से शुरू करेंगे और क्लास 2 तक समाप्त कर देंगे। इसमें प्रीपरेटरी स्टेज में 3, 4 और 5 और मिडिल स्टेज में हम लोग 6, 7 और 8वीं क्लास पढ़ाएंगे। तो देखिए हमें पूछा क्या गया है एनईपी 2020 के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा में मिडिल स्टेज या उच्च प्राथमिक के लिए कितने वर्ष रखे गए। मिडिल स्टेज या उच्च प्राथमिक ये रहा आपका मिडिल स्टेज या उच्च प्राथमिक कितने वर्ष रखे गए 3 वर्ष रखे गए। एनईपी 2020 में वंचित वर्गों बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर पीपलीओ टीचर रेशियो कितना होगा। तो ये कितना कम रखा गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देखिए जो सामान्य क्षेत्र होंगे वहां पर तो इस एनईपी में सामान्य क्षेत्र होंगे वहां पर तो एनईपी में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा वो 30:1 होगा। और जो ऐसे क्षेत्र जो वंचित क्षेत्र होंगे, जो कैसे क्षेत्र होंगे जहां पर अलाभान्वित बालक होंगे, असुविधाग्रस्त बालक होंगे, मतलब डिसएडवांटेज चाइल्ड होंगे, वहां पर हमने ये जो रेशियो रखा है ना वो रखा है 25:1 का। नई शिक्षा नीति में सिफारिश की है। इससे पहले जो वर्तमान में चल रहा है ना अपना वो एमएचआरडी ने तय कर रखा है फरवरी 2017 का, उसके अनुसार चल रहा है। उसके अनुसार क्लास 1 से 5 तक अपना छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है। 6 से 8 तक जो अपना छात्र शिक्षक अनुपात है वो आपका 35:1 है और 9 से 12 का जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 है। वर्तमान में एमएचआरडी ने इसको फिक्स कर रखा है, लेकिन नई शिक्षा नीति में इस प्रकार की सिफारिश हमसे कर ली गई है। तो अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूल का छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा 25:1 हो जाएगा। शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में देखिए ये सबसे बड़ी संस्था है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो संस्थान है इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं नीपा और इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान। इसकी स्थापना 1979 में दिल्ली में की गई। वास्तव में तो ये 1962 में ही यूआरसी के रूप में यूनेस्को रीजनल सेंटर के रूप में स्थापित हो गया था, लेकिन हमने इसका अधिग्रहण करके इसको एनआईईपीए बनाया कब है 1979 में। बीच में इस संस्थान को हमने 2006 से लेकर 2017 तक हमने इसको यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दे रखा था, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो स्थापना की है ये क्या करती है, तो ये राष्ट्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र की थिंक टैंक है। भारत के जितने भी शिक्षा अधिकारी है उन सबको प्रशिक्षण देने का काम करती है ये। शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण, और किस मामले में, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। और साथ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण करने में ये थिंक टैंक के रूप में काम कर रही है शिक्षा के मामले में। तो ये संस्था कौन सी हो जाएगी आपकी, नीपा हो जाएगी। ये सीमेट है, ये इसी की तर्ज पर एनआईईपी की तर्ज पर राज्य में स्थापित की गई है राजस्थान में, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग ये जो संस्था है ये राजस्थान में है, राज्य की संस्था है। ये ग्वालियर जयपुर में स्थापित की गई है, ग्वालियर जयपुर में।
जो काम केंद्र में NIEP कर रही है वो काम राज्य में कौन कर रही है, सीमेट कर रही है। ये NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आपकी शिक्षक शिक्षा के मामले की सर्वोच्च है, और ये NCERT आपके देश में स्कूल शिक्षा के मामले की सर्वोच्च संस्थान है। तो अपना सवाल था नीपा। सवाल है NEP 2020 के अनुसार भारतीय कला व संस्कृति का संवर्धन किसके लिए किया जाएगा। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, ये 29 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई। इस दिन भारतीय कला व संस्कृति का संवर्धन किसके लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के लिए। कला और संस्कृति किसके लिए महत्वपूर्ण, इसका बढ़ावा देना किसके लिए हितकारी है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए है, या बच्चों के लिए, या व्यक्तियों के लिए। तो ध्यान रखना है कि ये सब के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, सब के लिए हो जाएगा। कला और संस्कृति का बढ़ावा दे रहे हैं तो ये किसी विशेष एक व्यक्ति के काम की नहीं है, ये किसके काम की है, ये देखिए, इतिहास, कला और संस्कृति का विकास राष्ट्र के लिए भी है, बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए। इसका मतलब किसके लिए बन जाएगा, ये सभी के लिए बन जाएगा। तो सर्वाधिक बल भी दिया गया, इस पर खूब ज्यादा जोर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है। NEP 2020 के अंतर्गत जहां तक संभव हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जहां तक संभव हो, कम से कम कौन से ग्रेड तक, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ग्रेड 5 का मतलब होता है कक्षा 5। ग्रेड 5 का मतलब क्या होता है, कक्षा 5। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेड हम लोग किसको बोल रहे हैं, कक्षा। ये कहा गया कि 5वीं क्लास तक आपकी जो भी शिक्षा दी जाए वो शिक्षा मदर टंग में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए, स्थानीय भाषा में दी जाए, और यदि संभव हो सके तो आप इसे 8वीं क्लास तक भी जारी रखिएगा। क्योंकि ये मानना है नई शिक्षा नीति का कि नई शिक्षा नीति ये कहती है कि बालकों के कॉन्सेप्ट का विकास जितना मातृभाषा में हो पाता है, उतनी वो अवधारणात्मक विकास उनके बाकी भाषा में नहीं हो पाएगा। तो फिर इसके लिए प्रयास किया, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया, तो इसके लिए केंद्र स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान ने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए लैंग्वेज मैपिंग करवा ली है। इसके लिए भाषाएं तय करने के बाद RSCRT जो है उदयपुर वाली, उसने एक इस मातृभाषा की डिक्शनरियां जारी कर दी है और शब्दकोश जारी कर दिया, और पहली क्लास की किताबें भी मातृभाषा के लिए तैयार कर ली गई है। और जहां तक संभव है 2025-26 ये जो आपका 2024-25 का जो सेशन है, इस 2024-25 के सेशन में पहली क्लास में वो किताबें मातृभाषा में पहुंचाए भी बालकों तक। तो आपकी मदर टंग में जो शिक्षा दी जाने की बात कही है वो कक्षा 5 तक के लिए कही है, और कहा कि अच्छा रहेगा यदि आप लोग इसे कक्षा 8 तक भी आगे बढ़ाते हैं। तो NEP 2020 के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा में फाउंडेशन स्टेज की अवधि क्या है, फाउंडेशन स्टेज। तो देखिए 4 स्टेज है इसमें। एक तो है फाउंडेशन स्टेज, एक तो कौन सा स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज। दूसरा जो स्टेज है वो है आपका प्रीपरेटरी स्टेज। तीसरा जो आपका स्टेज है वो है आपका मिडिल स्टेज। चौथा जो आपका स्टेज है उसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। 4 ही स्टेज में हमने स्कूली एजुकेशन को बांटा है, 4 ही स्टेज में स्कूली एजुकेशन को बांटा गया है। ये जो है ये फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है, और ये 4 वर्ष का है। इसलिए हम लोग बोलते हैं 5 + 3 + 3 + 4। तो हमें पूछा गया है कि ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा में फाउंडेशनल स्टेज कितने साल का है, तो 5 साल का है। नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई, नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई। अब मैं बताता हूँ, इस समिति के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी उस कमेटी का नाम था कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति के कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और कस्तूरी रंगन उनका नाम था, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। इस समिति का जो गठन किया गया था
वो गठन हुआ था आपका जून 2017 में। इस समिति का गठन कब हुआ? जून 2017 में। और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो सौंपी थी सरकार को 31 मई 2019 को। इस रिपोर्ट को, जो ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी थी, वो मंजूरी दी थी आपकी कस्तूरीरंगन समिति जून 2017, 31 मई 2019। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो आपकी मंजूरी दी है, इसको मंजूरी प्रदान की है, वो मंजूरी प्रदान की है 29 जुलाई 2020 को। और हमें सवाल ये पूछा गया है कि ये नीति जिस दिन मंजूरी दी उसी दिन ये नीति लागू मान ली गई। पहला राज्य कर्नाटक था इसको लागू करने वाला। तो नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई? 2020 में लाई गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शामिल अनुसूची में कौन सी धाराओं का उल्लेख किया गया है? देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट जो 2009 है, इस आरटी एक्ट 2009 में कुल आपको ध्यान रखना है, कुल अध्याय है 7। कुल इसमें धाराएं हैं 38। कुल इसमें धाराएं कितनी है? 38। और इसमें एक क्या है? इसमें एक है अनुसूची। इसमें एक क्या है? अनुसूची। अनुसूची का मतलब है कि कुछ चीजें उसमें डाल दी गई है और डालकर पीछे चिपका दी गई है। जो लिस्ट बनाई गई है ये अनुसूची, ये धारा संख्या 19 और धारा संख्या 25 की बनाई गई है। 19 में विद्यालय के मान और मानक है। कोई भी विद्यालय स्थापित करने के लिए किन किन मानकों को पूरा करना होगा, विद्यालय संचालित करने के लिए किन किन मानकों को पूरा करना होगा, इसकी पूरी लिस्ट बनाई हुई है धारा 19 के अनुसार। और धारा 25 में है छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा, इसकी भी लिस्ट बनाई हुई है। और ये दोनों अनुसूची ये डालकर एक अनुसूची नंबर 1 लगाकर उन अनुसूची में इसको लिख दिया गया है। तो ये धारा किससे संबंधित है? 19 और 25 से संबंधित है। आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 5 किस क्षेत्र से संबंधित है? आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय संख्या 5 किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, मैं बताता हूँ। आरटी अधिनियम जो 2009 है उसमें कुल 7 अध्याय है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण, विद्यालयों शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसका पूरा किया जाना, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। मैं बताता हूँ, इसमें जो नंबर 1 अध्याय है उसका नाम तो है प्रारंभिक। उसका नाम तो क्या है? प्रारंभिक। नंबर 2 जो अध्याय है उसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बालकों का अधिकार है। बालकों का अधिकार है। और नंबर 3 में दे दिया गया है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। नंबर 4 जो अध्याय है उस अध्याय में दे दिया गया है विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। 5 में दे दिया गया आपके पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। 6 में दिया गया बालकों के अधिकारों का संरक्षण। और जो 7वां अध्याय है उस 7वें अध्याय में दिया गया है प्रकीर्ण, मतलब और कुछ चीजें शेष रह गई हो तो। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रख लेना है, यह भी ध्यान रखना जरूरी है। पहले अध्याय में 1 से लेकर 2 तक धाराएं हैं। दूसरा जो अध्याय है उसमें आपकी 3 से लेकर 5 तक की धाराएं हैं। फिर ये जो आपका तीसरा अध्याय है, इस तीसरे अध्याय में आपकी 6 से लेकर 11 तक की धाराएं हैं। चौथे अध्याय में आपकी 12 से लेकर 28 तक धाराएं हैं। 5वें अध्याय में आपकी 29 और 30 नंबर धारा है। 6वें अध्याय में 31 से लेकर 34 तक की धाराएं। और जो 7वां अध्याय रह गया उसमें 35 से लेकर 38 तक की धाराएं। इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है। तो अपने को सवाल पूछा है कि अध्याय संख्या 5 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अध्याय संख्या 5 है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। 1ली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 60 तक छात्र भर्ती है तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? देखिए, जो विद्यालय के मान और मानक और छात्र शिक्षक अनुपात के लिए अनुसूची 1 लिखी गई है उसमें ये लिखा गया है कि कितने छात्र होंगे तो कितने शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
कितने छात्र होंगे तो कितने शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उसमें लिखा गया है सबसे पहले 60 तक आपके 2 शिक्षक लगाए जाएंगे। फिर 61 से लेकर 90 तक आपके 3 शिक्षक लगाए जाएंगे। फिर आपके 91 से लेकर 120 तक 4 शिक्षक लगाए जाएंगे। फिर आपके 120 से 200 तक आप हैं तो आपके 5 शिक्षक लगाए जाएंगे। फिर इसके बाद में यदि 200 से ज़्यादा है, 200 से अधिक होने पर ये कभी भी अनुपात 40:1 से अधिक का नहीं होगा। और एक शर्त इसमें जो लिखी गई है वो ये कि यदि 150 से अधिक बालक हो गए तो एक अतिरिक्त शिक्षक लगाया जाएगा जो हेड टीचर के रूप में काम करेगा। अतिरिक्त शिक्षक लगाया जाएगा। देखिए, इन शर्तों के अनुसार आपकी ये L1 की बात कर रहा हूं मैं। किसकी कर रहा हूं? PS स्कूल की, मतलब प्राथमिक स्कूल की चर्चा कर रहा हूं, या आपकी प्राथमिक विद्यालय की चर्चा कर रहा हूं। 1 से 5 तक के स्कूल की बात कर रहा हूं, क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूल में। अब आप इस के अनुसार आराम से हल कर सकते हैं। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 60 तक, मतलब चाहे एक भी बालक नामांकित क्यों नहीं है, 2 टीचर तो लगाए जाएंगे। इसका मतलब कोई भी प्राइमरी स्कूल 2 बालकों से शुरू होगा। 60 तक छात्र भर्ती है तो RT अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 60 तक है तो कितने की जरूरत होगी? अपने को 2 की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में कितने शिक्षण घंटे होने चाहिए? जो RT अधिनियम की अनुसूची 1 है, इस अनुसूची में आपके धारा संख्या 19 और 25 के तहत धारा संख्या 19 के जो मान और मानक दिए गए उनसे आपको सवाल पूछा गया। और मान और मानक क्या है कि कौन सी कक्षा तक का विद्यालय होगा और कितने कार्य दिवस एक शैक्षणिक सत्र में चलेगा और कितने शिक्षण घंटे, कम से कम कितने घंटे वो एक शैक्षणिक सत्र में पढ़ाएगा। इसके लिए मान और मानक तय किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1 से 5 तक का कोई भी विद्यालय होगा वो कम से कम 200 दिन तो एक साल में चलना चाहिए। और 6 से 8 तक का स्कूल होगा वो आपका 220 दिन चलना चाहिए। 1 से 5 तक का विद्यालय एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे बालकों को पढ़ाएं और 6 से 8 का विद्यालय कम से कम 1000 घंटे बालकों को अध्ययन करवाएं, शिक्षण घंटे दें। ये मान और मानक है। हमें पूछा गया सवाल है 6 से 8 तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में कितने शिक्षण घंटे होने चाहिए। तो कितने शिक्षण घंटे होने चाहिए आपके 6 से 8 तक? 1000 शिक्षण घंटे होने चाहिए। स्कूल प्रबंधन समिति का संबंध RT 2009 की किस धारा से है? स्कूल प्रबंधन समिति का संबंध RT 2009 की किस धारा से है? देखिए, RT 2009 के अंतर्गत जो 38 धाराएं हैं उसमें से 24 नंबर जो धारा है इसमें लिखा गया है शिक्षकों के कर्तव्य एवं उनकी शिकायतों का निवारण। ये किस में लिखा गया है? ये धारा 24 में लिखा गया है। धारा 26 में लिखा गया है छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना।
जो छात्र शिक्षक अनुपात धारा संख्या 25 में दिया गया है, उस छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना। फिर धारा संख्या 21 में लिखा गया है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। धारा संख्या 31 में लिखा गया है बालकों के शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण करना। शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी क्लास 1 से 8 तक के लिए, और ये विद्यालय का समस्त प्रबंधन करेगी और इसकी कार्यकारिणी में 16 सदस्य होंगे। ये बातें कहाँ लिख दी गई है? ये बातें स्कूल प्रबंधन समिति आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा 21 में लिख दी गई है? आरटी एक्ट की किस धारा में लिखी है? 21 में लिखी है। आरटी 2009 की धारा 20 के तहत कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रत्येक नामांकित कितने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षा का शिक्षक नियुक्त किया जाएगा? कितने विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षा का शिक्षक नियुक्त किया जाएगा? बताइए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमने हाल ही में एक संशोधन किया है। ये जो आरटी 2009 है, इसकी धारा 20 में क्या है? पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसकी धारा संख्या जो 19 है, इस धारा संख्या 19 में लिखा गया है विद्यालय के मान एवं मानक, मतलब विद्यालय संचालित करने के लिए क्या क्या मानक होंगे, क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे, वो लिखे गए कौन सी में? धारा 19 में, विद्यालय के मान और मानक। फिर इसके बाद में धारा संख्या 20 में लिखा गया यदि इन मान और मानकों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होगा। ये धारा 20 में लिखा गया। धारा 20 का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इन विद्यालय के मान एवं मानकों में 2022 में एक संशोधन किया, और संशोधन करते हुए कहा कि यदि कक्षा 1 से 5 तक का कोई विद्यालय है और उसमें CWSN मतलब दिव्यांग प्रकार के कितने बालक हैं? दिव्यांग प्रकार के 10 बालक है, और यदि क्लास 6 से 8 का कोई विद्यालय है उसमें दिव्यांग प्रकार के 15 बालक है, तो प्रत्येक 10 बालक पर एक विशेष शिक्षा का शिक्षक और प्रत्येक 15 बालक पर एक विशेष शिक्षा का शिक्षक लगाया जाएगा। ये संशोधन कब किया गया है? तो अभी संशोधन किया गया है। किसमें? धारा 20 का उपयोग करते हुए। तो हमें क्या पूछा है? आरटी 2009 की धारा 20 के तहत कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक नामांकित कितने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षा शिक्षक की व्यवस्था की गई है? 6 से 8 के लिए प्रत्येक 15 पर एक की व्यवस्था की गई है, और 1 से 5 तक के लिए प्रत्येक 10 पर एक की व्यवस्था की गई है। ये अपने को ध्यान रखना है। आरटी एक्ट 2009 60वें गणराज्य वर्ष में निर्मित किया गया, उस पर अधिनियम संख्या कौन सी थी? देखिए, कोई भी अधिनियम होता है ना, वो अधिनियम पारित होता है। जैसे ये पारित हुआ था, आपको पता हो तो आरटी एक्ट 2009। जब भी कोई अधिनियम पारित होता है तो पहले संसद के सदनों से होकर गुजरना पड़ता है इसको। ये पहले राज्यसभा से पारित हुआ। राज्यसभा से पारित हुआ था आपका 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद में ये लोकसभा में आया, और लोकसभा से ये पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को। उसके बाद में ये राष्ट्रपति जी के पास आया, और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस पर 26 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे। इसने अधिनियम का रूप ले लिया। कोई भी अधिनियम होता है ना, वो एक किसी न किसी गणराज्य वर्ष में पारित होता है।
गणराज्य वर्ष, इसका कौन सा गणराज्य वर्ष था? तो इसका 60वां गणराज्य वर्ष था। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, भारत का पहला जो गणतंत्र वर्ष था, गणराज्य वर्ष था, वो 1950 था। जब संविधान लागू होके हमने अपने प्रमुख राष्ट्रपति को जब निर्वाचित किया गया था, तब ये पहला क्या था? गणराज्य। तो 1950 पहला था, तो 2009 कौन सा बन जाएगा? आपका 60वां बन जाएगा। फिर देखिए, प्रत्येक गणराज्य में कितने अधिनियम पारित होते हैं संसद में, उनकी क्रमांक लिखी जाती है, उनकी गिनती की जाती है। तो प्रत्येक उस 60वां जो गणराज्य था, उस 60वें गणराज्य में ये कितने नंबर का अधिनियम था? तो ये अधिनियम संख्या कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है, ये अधिनियम संख्या 35वां है। कौन सा है? अधिनियम संख्या 35वां है। ध्यान रखिए, भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला या भारत शिक्षा का अधिकार देने वाला? शिक्षा का अधिकार देने वाला, भारत शिक्षा का अधिकार देने वाला 135वां देश है। यह अलग कहानी है। शिक्षा का अधिकार देने वाला 135 है, लेकिन जो अधिकार देने के लिए जो अधिनियम बनाया हमने, वो संसद से कितने नंबर पे पारित हुआ है? वो 35वें नंबर पे पारित हुआ है। तो ये कितने नंबर का हो जाएगा? 35वें नंबर का। आरटी 2009 की किस धारा में बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करने का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, आरटी 2009 की इस धारा संख्या 19 में विद्यालय के मान और मानक है। स्कूल कैसे स्थापित किया जाएगा, कैसे संचालित किया जाएगा, यह सारी सूची अनुसूची 1 में बनाकर दी गई है। धारा 27 में है कि शिक्षक को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। शिक्षक को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, केवल 3 चीजों को छोड़कर। एक राष्ट्रीय जनगणना जो होगी, एक राष्ट्रीय चुनाव जो होंगे, एक राष्ट्रीय आपदा का कोई कार्य होगा, इनको छोड़कर। धारा 39 तो हमने 2012 के संशोधन द्वारा जोड़ी थी, और इसमें कहा था कि यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है इसकी व्याख्या को लेकर, इस अधिनियम की व्याख्या को लेकर, तो अगले 3 वर्ष तक उसका समाधान करने की शक्ति किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास। वो इसका समाधान करवा ले, उसके बाद में ये धारा अपने आप ही समाप्त होगी। फिर इस जो है, इस धारा 31 में लिखा गया, विद्यालय जो बालक होंगे उनको शिक्षा के अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग मतलब देखभाल करना, और ये मॉनिटरिंग करने का उल्लेख किस में किया गया है? धारा 31 में। मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय या फिर मैं कहूंगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हो चुका है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। इस अधिनियम की धारा संख्या 3 में लिखा हुआ है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। और इसी अधिनियम की धारा संख्या 17 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेंगे। ध्यान रखना, ये दोनों आयोगों की जिम्मेदारी है कि ये बालकों के शिक्षा के अधिकारों की भी क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे। ये किस में लिख दिया? आरटी एक्ट की धारा संख्या 31 में लिख दिया गया है। फिर देखिए, आरटी 2009 की किस धारा में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई है? देखिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद क्या होती है? तो आपको बताऊं कि ये इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो अध्यक्ष होता है भारत का शिक्षा मंत्री। कौन होता है? शिक्षा मंत्री। भारत के जो शिक्षा मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 1 + 14 बराबर कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। ये जो परिषद है, इसका कार्य क्या होता है? तो इस आरटी एक्ट को और अच्छे किस तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है, बालकों तक पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए भारत सरकार को, केंद्र सरकार को समय समय पर यह सलाह देती है, सलाह देने का काम करता है। ये अपनी बैठकें आयोजित करता है, काउंसिल आयोजित करता है, और आपको ध्यान रखना है कि ये सलाह देता है। न्यूनतम इसमें 15 सदस्य होंगे। ये बात कौन सी धारा में कही गई है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बात धारा संख्या 33 में कही गई है, 33 में। इसी तरीके से धारा संख्या 32 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन करने की बात भी
कही गई है। धारा संख्या 23 में क्या है, तो धारा संख्या 23 में शिक्षकों की नियुक्त होने के लिए योग्यताएं हैं और साथ में क्या है, शर्तें हैं। धारा संख्या 13 में क्या है, तो धारा संख्या 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी विद्यालय अनुवीक्षण प्रक्रिया और प्रति व्यक्ति शुल्क इनका प्रतिषेध किया गया है। इनका क्या किया गया है, इनका प्रतिषेध किया गया है। अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब स्क्रीनिंग होता है, प्रवेश पूर्व परीक्षा नहीं ली जा सकती है बालक की, और प्रति व्यक्ति शुल्क का मतलब होता है बालक के शिक्षण शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की उसे शुल्क नहीं ली जा सकती है। इनका प्रतिषेध किया गया है। और धारा 3 में बालकों को शिक्षा का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। तो कौन सी होगी, धारा संख्या 33। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये 10% से ज़्यादा नहीं है। कौन सी धारा में लिखा गया है, धारा संख्या 26 में लिखा हुआ है। धारा संख्या 26 में लिखा हुआ है कि छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना, छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करना। और उसी में लिखा हुआ है कि 10% से ज़्यादा रिक्त पद नहीं रखे जाएंगे। और छात्र शिक्षक अनुपात होता कितना है, ये लिखा गया है धारा संख्या 25 में। 1 से 5 तक आपका 30:1 होता है और 6 से 8 तक आपका 35:1 होता है। आरटी अधिनियम का अध्याय 6 किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए बालकों, ये जो आरटी अधिनियम 2009 है, इसमें अध्याय कुल कितने हैं, तो अध्याय 7 है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण, ये बालकों के अधिकारों का संरक्षण, विद्यालयों और शिक्षा के शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। देखिए इसका जो पहला अध्याय है, ध्यान रखना है, पहला अध्याय प्रारंभिक है। दूसरा वाला जो अध्याय है नंबर 2, उसका नाम है बालकों के शिक्षा के अधिकार दिए जाएंगे। तीसरा है उसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य है, ये तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में लिखा गया है कि विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे। और 5वां जो अध्याय है, उस 5वें अध्याय में लिखा गया प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा और उसको पूरा मतलब इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। और 6 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है बालकों के शिक्षा के अधिकारों का क्या करना है, अपने को संरक्षण करना है। और 7वें में फिर लिखा गया है प्रकीर्ण, कोई जो शेष चीजें रह गई हो। तो अध्याय 6 किससे संबंधित है, तो अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का क्या करना है, संरक्षण। और ये मॉनिटरिंग करने का काम दिया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम जो 2005 में बना है, उसके तहत जो गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है और राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसको इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। आरटी 2009 के अध्याय 3 किससे संबंधित है। देखिए आरटी 2009 में 7 अध्याय है, जिसमें पहला अध्याय का नाम प्रारंभिक है, दूसरे अध्याय का नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, तीसरे अध्याय का नाम समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य है, चौथे अध्याय का नाम है विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, 5वें अध्याय का नाम है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। और 6 नंबर जो अध्याय है, उस 6 नंबर अध्याय का नाम है बालकों के अधिकारों का संरक्षण और 7वां है प्रकीर्ण। हमें पूछा है अध्याय संख्या 3 किससे संबंधित है, तो 3 किससे संबंधित है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 22 किससे संबंधित है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 22, देखिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना, धारा संख्या 33 में लिखा गया है। कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, धारा संख्या 29 में लिखा गया है। छात्र शिक्षक अनुपात, धारा संख्या 25 में लिखा गया है। विद्यालय विकास योजना, धारा संख्या 23 में लिखा गया है, धारा संख्या 22 में लिखा गया। देखिए ये पूछा है हमें धारा संख्या 22 का संबंध किससे, तो धारा संख्या 22 किससे, विद्यालय विकास योजना। इस विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, एसएमसी द्वारा किया जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा। ये जो योजना होगी, ये योजना 3 वर्षीय योजना होगी और इसमें 3 होगी उप योजनाएं।
इसमें 3 क्या होगी, उप योजनाएं। 3 कौन सी योजनाएं होगी इसमें, उप योजनाएं होगी। तो आरटी अधिनियम 2009 की धारा 22 किससे संबंधित है आपकी, तो विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। फिर देखिए आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं। देखो धारा संख्या 3 में लिखा हुआ है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का क्या है, अधिकार है, बालकों का अधिकार है। फिर धारा संख्या 7 में लिखा हुआ है वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा, वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा कितना होगा, जितना सरकारें तय करेगी। धारा संख्या 10 में लिखा गया है अभिभावकों के कर्तव्य, अभिभावकों के कर्तव्य। धारा संख्या 15 में क्या लिखा गया है, विस्तारित कालावधि के बाद भी प्रवेश, विस्तारित कालावधि के बाद भी क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जाएगा, प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता है। हमें पूछा गया है कि कौन सी धारा में माता पिता या संरक्षक यह करते होगा कि आसपास विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को दिलाएं, प्रवेश दिलाएं, तो कौन सी है, धारा संख्या 10 है। ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की, उपबंध का उल्लेख आरटी 2009 के किस अध्याय में। देखिए अध्याय संख्या 2 है, उसका मतलब है अधिकार, बालकों को शिक्षा का क्या होगा, अधिकार होगा। अध्याय संख्या जो 3 है, उस अध्याय संख्या 3 में दिए गए कर्तव्य, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य। अध्याय संख्या जो 5 है, इसमें दे दिया गया आपका प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। फिर अध्याय संख्या 6 उसमें दे दिया गया बालकों के शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण करना। फिर हमें क्या पूछा गया है कि ऐसे बालकों जिन्होंने प्रवेश नहीं दिया गया है, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं किया, उनके लिए विशेष उपबंध किस में किए गए ना, तो अधिकार जो धारा अध्याय संख्या 2 है उसमें धारा संख्या है आपकी 3 से लेकर 5 तक, और जो 3 से लेकर 5 तक है उसमें आपका 3 में तो अधिकार दिया गया, 4 में किया गया विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, और विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। फिर उसमें लिखा गया है कि जो बालक है वो आयु के अनुसार प्रवेश लेते हैं, अनामांकित तो ड्रॉप आउट बालक है, वो आयु के अनुसार जब प्रवेश लेते हैं, तो जो अधिक आयु के बालक प्रवेश ले रहे हैं उन बालकों के लिए आप लोग ब्रिज कोर्स चलाएंगे। क्या चलाएंगे, ब्रिज कोर्स। और वो ब्रिज कोर्स होगा, वो उसकी न्यूनतम अवधि 3 माह होगी और अधिकतम अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष होगी। ये कौन से अध्याय में कहा गया है, तो ये ध्यान रखना है, ये दूसरे वाले अध्याय में कहा गया है अपने लिए, दूसरे वाले अध्याय की बात है ये। फिर आरटी 2009 की किस धारा में परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र का वर्णन किया गया है। देखिए धारा संख्या जो 15 है वो कहती है कि विस्तारित कालावधि के बाद प्रवेश देना है, मतलब आप लोग एडमिशन की अवधि बढ़ा रहे हैं, वो बंद हो गई है, उसके बाद भी आपको क्या देना है, बालकों को प्रवेश, शिक्षा से वंचित नहीं करना है। फिर धारा संख्या 20 कह रही है कि विद्यालय के जो भी मान और मानक होंगे, जो धारा संख्या 19 में लिखे गए हैं, उन मान और मानकों में जो संशोधन करना है, यदि परिवर्तन उनमें करना है, तो परिवर्तन का अधिकार किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। धारा संख्या 25 कह रही है छात्र शिक्षक अनुपात कितना रहेगा। धारा संख्या 30 कह रही है आपकी, धारा संख्या 30 में आपकी 2 बातें हैं, एक तो परीक्षा का समापन प्रमाण पत्र, मेन बात तो यही है कि परीक्षा का समापन प्रमाण पत्र, और उसका नाम होगा राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र बालक को प्रदान किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के बिना प्रारंभिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। दूसरा, इसी धारा में कहा गया है कि किसी प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बालक के लिए बोर्ड की परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, बोर्ड की परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। तो क्या लिखा गया, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र कौन सी में, धारा संख्या 30 में।
फिर देखिए आरटी 2009 की किस धारा में विद्यालय के मान एवं मानकों का उल्लेख किया गया है। आरटी 2009 की किस धारा में, देखो धारा संख्या 10 में क्या है, धारा संख्या 10 में 6 से 14 वर्ष के बालकों के अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बालकों को आसपास के प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय में प्रवेश दिलवाए। धारा संख्या 15 में है कि यदि विस्तारित कालावधि आपकी निकल भी चुकी है उसके बाद भी आप लोग बालकों को क्या देंगे, प्रवेश देंगे। विस्तारित कालावधि के बाद भी आप लोग क्या देंगे, प्रवेश देंगे। इसके अलावा धारा संख्या 19 में विद्यालय के मान और मानक दिए गए और ये विद्यालय के मान और मानक विद्यालय संचालित करने के लिए होंगे और कौन सी अनुसूची में लिखे गए, अनुसूची 1 में लिखे गए। यदि इनके अनुसार कोई विद्यालय नहीं चलता है तो धारा संख्या 18 में कहा गया है कि उस विद्यालय को क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। यदि इन मान और मानकों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए जुर्माना लगेगा 1 लाख रुपए। यदि उसके बाद भी वो नहीं मानता है, विद्यालय संचालित हो रहा है, मान और मानक पूरे नहीं होते हैं, तो 10,000 प्रति कार्य दिवस के हिसाब से 10,000 प्रति कार्य दिवस के हिसाब से जुर्माना लगता रहेगा। धारा संख्या 25 में लिखा हुआ है छात्र शिक्षक अनुपात। अपने को पूछा है विद्यालय के मान और मानकों का उल्लेख, तो कौन सी धारा में हो गया, धारा संख्या 19 में हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी होगी। देखिए आरटी एक्ट की 2009 की 29 नंबर धारा में लिखा गया है कि राज्य में एक प्राधिकारी संस्था घोषित की जाएगी जो एकेडमिक रूप से राज्य की सबसे बड़ी संस्था होगी और वो क्या काम करेगी, तो वो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाएगी और उसका मूल्यांकन करने की सर्वोच्च संस्था होगी। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी इनके मामलों में। पाठ्यक्रम कैसा होगा, तो सर्वांगीण विकास करने वाला होगा और मूल्यांकन सीसीई पर आधारित होगा। इसके लिए जो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था घोषित की गई है, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम है 10वीं 12वीं की परीक्षाएं करवाना, राजस्थान में अजमेर में स्थित है। ये जिम्मेदारी दे दी गई है किसको, RSCERT को। ये RSCERT जो संस्था है, ये संस्था 11 नवंबर आपको पता ही है 1978 को स्थापित की गई मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों पर। कहाँ पर, उदयपुर में। सर्व शिक्षा अभियान तो आपको जानना है SSC जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, 2001 में संचालित किया गया था। क्लास 1 से 8 के लिए काम करता था। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं रमसा आपका 2009 में आया था, 9 से लेकर 12 तक के लिए कार्यरत रहा। तो क्या हो गया, RSCERT। राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 कब लागू किए गए। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आरटी एक्ट 2009 आया, आरटी एक्ट 2009 था। ये आरटी एक्ट 2009 भारत में बनकर तैयार हुआ और उसके बाद में इसे 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरे भारत में लागू किया गया था। इस आरटी एक्ट की धारा संख्या 38, इस आरटी एक्ट की धारा संख्या 38 की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने राजस्थान आरटी नियमावली बनाई। राजस्थान आरटी नियमावली या नियम तैयार किए और वो तैयार किए 2011 में, और ये नियम बनाकर इन नियमों को अधिसूचित कर दिया। मतलब इसकी अधिसूचना मतलब इसका गजट प्रकाशित कर दिया, इसका गजट प्रकाशन कर दिया 29 मार्च 2011 को, और इन्हें लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 को। ध्यान रखिएगा। तो ये जो राजस्थान आरटी नियम बनाए थे, इन नियमों में ध्यान रखना है कुल भाग है 10 और कुल नियम है 29। तो ये राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 कब लागू किए गए, 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को लागू किए गए।
आरटी 2011 के संदर्भ में नियम 27 से अभिप्रेत है। आरटी 2011 के संबंध में नियम कौन से की बात कर रहा है? ये नियम 27 की बात कर रहा है। कुल मिला के इसमें नियम कितने हैं, आपको तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि कुल मिला के इसमें नियम कितने हैं। कुल मिला के इसमें नियम कितने हैं? आरटी 2011 के संदर्भ में नियम 27 की बात कर रहा है, तो आरटी 2011 जो राजस्थान का अधिनियम है उसमें कुल भाग जो है, कुल भाग तो है आपके 10, और इसमें जो नियम है वो नियम कितने हैं? आपने नियम है अपने 29। कितने नियम है? 29 नियम है। पहला दे रहा है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का निर्वहन, के कृत्यों का निर्वहन। ये आपके नियम नंबर 26 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? नियम नंबर 26 में लिखा गया है। फिर राज्य सलाहकार राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कृत्य नियम नंबर 28 में दिया गया है। नियम नंबर किस में दिया गया है? 28 में दिया गया है। फिर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति, ये आपका 27 में दिया गया है। अध्यापक न्यूनतम अर्हता शिथिलीकरण, ये दिया गया आपका धारा संख्या नियम संख्या 17 में। देखिए समझिए, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो होगा उसके कृत्यों का निर्वहन कैसे किया करेगा, वो इसकी जिम्मेदारी होगी कि बालकों के शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटर करे। फिर ये राज्य सलाहकार परिषद का गठन, इस राजस्थान राज्य सलाहकार परिषद में 1+14 न्यूनतम 15 सदस्य होंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। समय समय पर ये बैठक करके और राजस्थान सरकार को इन नियमों को ठीक ढंग से लागू करने के लिए सलाह देंगे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति धारा संख्या 27 में है। कोई भी बालक इस राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष अपने मामले को कैसे रखेगा, इसके किस रीति से, किस तरीके से रखेगा, इसके लिए वो या तो इससे शिकायत कर सकता है, लिखित में शिकायत दे सकता है, या फिर इसे इंटरनेट के माध्यम से शिकायत दे सकता है, ऑनलाइन दे सकता है, या फिर इसके लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन भी जारी की गई है 1098, इसके द्वारा भी दे सकता है। ये इस प्रकार के जो तरीके हैं ना, रीति है, वो किस में दी गई है? वो धारा संख्या 27 में। अध्यापक जो होगा, टीचर जो होगा, उसके लिए न्यूनतम अर्हता का जो शिथिलीकरण है, क्या उसके लिए न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण दिया जा सकता है कि ये नियम 17 में? इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से केवल क्या कर सकती है? अनुरोध कर सकती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से क्या कर सकती है? इसके लिए अनुरोध कर सकती है। फिर देखिए अगला जो आपका सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया है आरटी 2011 के संदर्भ में नियम संख्या 26 का संबंध किससे? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करना, धारा संख्या नियम संख्या किसमें? 26 में। जो पूरे अपने कितने नियम है? 29 नियम है। राज्य सलाहकार परिषद का गठन और राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना और उसके कृत्य किस में दिए गए? 28 में दिए गए। किस में दिए गए? 28 में दिए गए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की जो रीति है, वो रीति दी गई है आपको किसमें? वो रीति आपको दे दी गई है 27 में। और अध्यापकों की न्यूनतम अर्हता शिथिलीकरण दी गई है धारा नियम संख्या 27 में। तो आपके आरटी 2011 में 26 में किसका उल्लेख किया गया है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बना है, इसके कृत्यों का निर्वहन। ये किसके तहत बना है? तो आपको ध्यान रखना है 2005 का जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम था, उसकी धारा संख्या 17 के तहत राजस्थान राज्य ने इसको स्थापित कर रखा है। राजस्थान राज्य ने इसको स्थापित कर रखा है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 में जो बने, इसमें उल्लेख है। आपको ध्यान रखना है, जो नियम बनाए गए, ये नियम अधिनियम की धारा संख्या 38 की अनुपालना में बताए गए। धारा संख्या किसकी अनुपालना में बने? 38 की अनुपालना में बने। इन्हें बनाकर 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किया गया था और 1 अप्रैल 2011 को इन्हें लागू माना जाता है। ये जो नियम है, ये राजस्थान सरकार ने बनाए और इसमें
कुल मिला के कितने भाग है और कितने नियम है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 10 भाग है और 29 नियम है। इसमें भाग कितने 10 और नियम कितने 29। आरटी 2011 के संदर्भ में नियम संख्या 17 का संबंध किससे है? आरटी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन, धारा संख्या किसमें, नियम संख्या किसमें 26 में। राजस्थान राज्य सलाहकार परिषद का गठन एवं उसके कृत्य, ये परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति आप समझते हैं कि ये राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण के कृत्यों का निर्वहन, परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति आपकी धारा संख्या किसमें है, नियम संख्या 27 में। न्यूनतम योग्यता के लिए नियम संख्या कौन सी है आपकी, नियम संख्या 17 है। और राजस्थान राज्य सलाहकार परिषद का गठन किसमें, ये 28 में है। अब देखिए आरटी का कौन सा पूछा गया, हमें 17 पूछा गया है। अध्यापक न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण किससे संबंधित है? देखिए इसके नियम संख्या 15 से लेकर 21 तक इस भाग में दिए गए, और नियम संख्या जो 15 से लेकर 21 तक इस भाग में दिए गए, इसमें नियम संख्या 15 में है कि न्यूनतम योग्यता क्या होगी, न्यूनतम योग्यता क्या होगी, न्यूनतम योग्यता क्या होगी शिक्षक बनने के लिए। न्यूनतम योग्यता वह होगी जो एनसीटी ने धारा संख्या 23 के तहत तय कर रखी है, अधिनियम की धारा 23 में। फिर इसकी 16 जो है ना, उसमें लिया गया है न्यूनतम योग्यता जो है, उस न्यूनतम योग्यता 16 से 21 लिया गया है इसको ना, 16 से 21 लिया गया है। धारा संख्या नियम संख्या 16 में न्यूनतम योग्यता है, 17 जो है उसमें उस न्यूनतम योग्यता में छूट या शिथिलीकरण की बात कही गई है, और 18 में जो है वो न्यूनतम योग्यता का अर्जित करना कहा गया है, कितने समय तक अर्जित की जाएगी, अर्जित करना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये शिथिलीकरण या छूट कौन दे सकता है, तो आपको पता है कि ये राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं है, केवल केंद्र सरकार से इसके लिए क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार से इसके लिए अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए अनुरोध किससे किया जाएगा, केंद्र सरकार के लिए किया जाएगा। तो आरटी में कौन सा आपने को पूछा है, धारा 17 का संबंध किससे है, तो 17 में क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा।